हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैमफ्लाई। तो आज इस वीडियो में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जहाँ पे हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट उनको क्यों कहा जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या है, इनके कितने ऑक्सीडेशन नंबर हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ हमने उसमें से डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम आगे का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में किसको कंसिडर करेंगे? मेटल जब अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब जाएगा, M से कन्वर्ट होगा M2+। ये कब होगा? M से M2+ में कब कन्वर्ट होगा? जब वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। कोई भी मेटल अपना 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करेगा तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे? वो M2+ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कोई भी मेटल अगर +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद अगर वो स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद अगर उसका M2+ वाला स्टेट अगर स्टेबल है तो वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या होगा? मोर नेगेटिव आएगा। ठीक है, मोर नेगेटिव आएगा। ये वाला पॉइंट को हमें अच्छे से याद रखना है। क्या कहा मैंने? जहाँ पे भी मेटल का अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उसका जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगर स्टेबल है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो जब भी पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं, जैसे स्कैंडियम से लेके हम जिंक तक जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लेस नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? लेस नेगेटिव होना चाहिए। जब भी हम 21 एटॉमिक नंबर से 30 तक जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? लेस नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, तो भाई एक्सेप्शन तो आएगा ही। बिना एक्सेप्शन के कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेप्शन तो आएगा ही। तो क्या है वो एक्सेप्शन? कौन कौन एक्सेप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे देखते हैं हम इसका जो टेबल है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? जब भी हम लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो लेस नेगेटिव हो रहा है अप टू मैंगनीज, मैंगनीज के केस में नहीं हो रहा है। ठीक है, देन फिर वैल्यू लेस नेगेटिव हुआ, लेकिन यहाँ पे कॉपर में पॉजिटिव वैल्यू आ गया, एंड जिंक में फिर से मोर नेगेटिव वैल्यू आ गया। ठीक है, तो कौन कौन इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं? मैंगनीज, कॉपर एंड जिंक। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे निकेल में, तो निकेल में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, तो निकेल भी एक हिसाब से फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 4 एक्सेप्शनल केस है इनको हम स्टडी करते हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो मैंगनीज के केस में क्या हो रहा है? मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है? वो आर्गन 18 है, उसके बाद आता है 3d5 4s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दिए, Mn2+ हुआ, तो क्या है? d5। यहाँ पे क्या है? d5। तो d5 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो मैंगनीज तो चाहेगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो d5 कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। तो d5 में अगर आ रहा है तो वो तो भाई स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा स्टेबिलिटी हुआ तो ऑब्वियसली उसका ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, सेम चीज़ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? जिंक के केस में भी हो रहा है। जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन, उसके बाद 3d10 4s2 हो रहा है। तो 4s से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये 3d10 d10 में आएगा। तो d का जो d10 कॉन्फ़िगरेशन है वो भी स्टेबल है, हाफ फिल भी स्टेबल है d5, और d10 फुल फिल भी स्टेबल है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद अगर वो स्टेबल है, उसका d5 है, d10 है, तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा? मोर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये मोर नेगेटिव आ गया। लेकिन कॉपर का अगर हम देखेंगे तो कॉपर के केस में क्या हो रहा है? कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d10 4s1 है। तो कॉपर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे कॉपर 2+ में, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 3d10 d10 से जाएगा। तो d10 से कोई अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? d10 तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है ना, तो कोई अपना इलेक्ट्रॉन d10 से क्यों देगा? तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है अगर कॉपर को हम Cu2+ में कन्वर्ट करेंगे।
बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। तो ये 3 एक्सेप्शनल केस जो है ये हमें समझ आया। लेकिन यहाँ पे निकेल का क्या काम है, ना ही निकेल में D5 है, ना ही निकेल में D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, निकेल 2+ में जब कन्वर्ट हो रहा है। तो निकेल क्यों इतना, मतलब निकेल का वैल्यू इतना नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, लेस नेगेटिव। तो यहाँ पे देखेंगे निकेल में क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो पाता है, ठीक है। इसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें दिक्कत आता है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये लेस नेगेटिव नहीं हो पाता, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है कॉपर से जब हम निकेल की तरफ गए। तो ये वाले जो एक्सेप्शनल केस हैं ये हमें याद रखने पड़ेंगे, मैंगनीज का, कॉपर का, जिंक का, ठीक है। तो डी ब्लॉक है भाई, एक्सेप्शनल केस तो आएंगे ही, ये कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करती। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि हम पढ़ेंगे एक ट्रेंड, लेकिन फॉलो सब नहीं करेंगे, जितने भी एलिमेंट हैं सब फॉलो नहीं करते। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमें एक ही चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है, ये वाला, जितना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो स्टेबल कहाँ पे होगा, कहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो मेटल स्टेबल है, वही बस हमें चेक करना है, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी समझ में आया सबको, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है वो क्या है, यहाँ पे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, जो कि सबसे पहला है डायमैग्नेटिक एंड है पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक किसे कहेंगे हम, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पे हम डायमैग्नेटिक कंसीडर करेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम पैरामैग्नेटिक कंसीडर करेंगे। तो डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है, जो भी मेटल मैग्नेट से रिपेल करेगा, ठीक है, जिसका जो क्या करेगा, मैग्नेट को रिपेल करेगा, तो वो है डायमैग्नेटिक। और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा वो है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक क्यों हो रहा है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट, मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयरिंग कर चुका है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है, डी सबसेल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा, ठीक है, उसके तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा उसे हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल होगा, उसको हम डायमैग्नेटिक कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन से मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पैरामैग्नेटिक हैं, जो कि डायमैग्नेटिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो कि जानने के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 का रूट ओवर, ठीक है। म्यू जो है यहाँ पे, म्यू क्या है, ये जो म्यू है ये मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसको हम डिनोट करते हैं बोर मैग्नेटन, Bm, ठीक है, बोर मैग्नेटन में डिनोट करेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो एलिमेंट्स में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम देखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ पे कितने हैं, उस हिसाब से n का वैल्यू आएगा। तो उसको अगर इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे, जहाँ पे म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 का रूट ओवर आएगा, तो वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्कैंडियम 3+, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, ठीक है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पे कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आयन लिए गए हैं। तो यहाँ पे स्कैंडियम 3+ जो है, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे अगर हम कंसीडर करेंगे तो 3d1 4s2 है। तो 3+ जब आया, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन और 3d का तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, d 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, n की वैल्यू अगर 0 है, इस फॉर्मूला में अगर n का वैल्यू, यहाँ पे अगर n का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑल्सो 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आया।
वैसे ही टिटानियम 3+ अगर कंसिडर करेंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे D1 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे जैसे 3D2 4s2 है, अगर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गए, S से 2 और D से 1 इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे उस फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू ये आया। तो ये जितना भी आयन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करके मैग्नेटिक मोमेंट निकाला गया है। देन जीरो कहाँ पे आया है? जिंक में आया है। जिंक Zn2+ में जीरो क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जिंक का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3D10 4s2 है। तो जिंक 2+ अगर है तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, तो D ऑर्बिटल में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सारे ही पेयरिंग हैं। D10 मतलब क्या है? सारे ही पेयरिंग कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कुछ भी है तो वो क्या आएगा? वो अट्रैक्ट होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो ये सब डायमैग्नेटिक है यहाँ पे, और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू अगर कुछ है तो ये सब क्या है? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। ये सब क्या है? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25, ठीक है। एक एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है जहाँ पे हमें निकालना है एटॉमिक नंबर 25 का मैग्नेटिक मोमेंट। एटॉमिक नंबर 25 दैट मीन्स क्या? D5। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 25 दैट मीन्स D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे मैंगनीज कंसिडर कर सकते हैं। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25 किसका है? मैंगनीज का है। तो मैंगनीज के में कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा एटॉमिक नंबर? आर्गन 18 3D5 4s2 है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवेलेंट आयन कहा गया है तो मैंगनीज 2+, ठीक है। तो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है? D5 है। तो D5 है मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? n = 5। तो म्यू का फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो म्यू = क्या है? n × n+2 का √ओवर। तो n का वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है। 5 × 5+2, ये यूनिट क्या BM में आएगा, बोर मैग्नेटन। तो 5 अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वैल्यू कितना है? 5.92। इसको हम निकाल भी सकते हैं, ये कितना है? 5.92 बोर मैग्नेटन आएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, कोई भी आयन दिया गया हो। तो नेक्स्ट क्या कहा गया है? प्रॉपर्टीज फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सारे तो नहीं, देखते हैं कौन कौन से कलर शो कर सकते हैं। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं ये एक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं जो कि है कलर शो करेंगे। तो कलर क्यों शो करेंगे? बाकी एलिमेंट कलर क्यों नहीं शो कर रहे हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कुछ एलिमेंट कलर शो करते हैं। डी के मैक्सिमम एलिमेंट कलर शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये कलर जो शो करते हैं, क्या इसका जो मतलब इसका जो रीज़न है वो क्या है, किस बेसिस पे? तो हमें क्या पता है, डी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एनर्जी गेन करके उनके ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइड होके कहाँ पे जाएंगे? हायर स्टेट में, ठीक है। लेकिन हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल है क्या? नहीं है। तो बाद में वो क्या करेगा? आएगा ग्राउंड स्टेट में। तो ये जो सिलसिला चल रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके हायर स्टेट में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ये जो चल रहा है, इस बीच में क्या होता है, कुछ रेडिएशन एमिट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कुछ रेडिएशन एमिट करता है। तो उस हिसाब से वो किस वेवलेंथ में रेडिएशन एमिट कर रहा है, उस हिसाब से हम उसका कलर डिसाइड करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस जो रेडिएशन एब्जर्व किया होगा उसके कम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करेगा, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये कलर व्हील से, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये कलर व्हील। तो यहाँ पे ये क्या है? रेड है, ठीक है। यहाँ पे ये रेड है, रेड के बाद ऑरेंज है, ये रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ठीक है। तो ये क्या आया? वायलेट अगर
कोई सब्सटेंस वायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो कौन सा कलर शो करेगा? वायलेट कलर एब्जॉर्ब करने से येलो एब्जॉर्ब किया तो वायलेट शो करेगा। ठीक है, कोई सब्सटेंस अगर रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा कलर शो करेगा? ग्रीन। तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ग्रीन। ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड। अगर कोई सब्सटेंस ऑरेंज कलर के वेवलेंथ में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो कौन सा कलर शो करेगा? ब्लू। तो ऑरेंज का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो क्या है? ब्लू। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ऑरेंज। तो कलर ऑब्जॉर्ब कॉरेस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। वही मैंने कहा, जोन सा लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही वो रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि हम फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आयन हम देखते हैं जो कि मतलब कलर शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है स्कैंडियम 3+ एंड टिटानियम 4+, ये कलरलेस हैं। ये दोनों कलरलेस हैं। क्यों कलरलेस हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट तो कलर शो करते हैं, लेकिन ये कलर शो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? D0 कॉन्फ़िगरेशन है। स्कैंडियम 3+, दैट मीन्स क्या है? ये 3D0 कॉन्फ़िगरेशन है। टिटानियम 4+ क्या है? 3D0 है। तो 3D0 है, दैट मीन्स क्या? जीरो कॉन्फ़िगरेशन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ट्रांजिट कैसे करेंगे? स्कैंडियम 3+ मतलब क्या है? वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इक्वल है। जैसे यहाँ पे आर्गन है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3D1, ये 3D1 4s2 था। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन अगर गए तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन जो है स्कैंडियम 3+ का वही है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा? नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ही नहीं हुआ। डी ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं क्या है? यहाँ मैंने बताया नहीं, ये जो ट्रांजिशन होगा ये क्या होगा? डी ऑर्बिटल में ही ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन। तो कलर जो फॉर्म होता है उसका सबसे पहला और मेन रीज़न क्या है? वो है डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से ही ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो कलर शो करते हैं। डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। इसके जो दो हैं T2Z, EG, T2G, ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिट कैसे करेगा? तो इसलिए कलर नहीं शो कर रहा है, कलरलेस है। सेम टिटानियम 4+ के केस में अगर हम देखें, टिटानियम 4+ में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये D0 है, तो ये भी कलर शो नहीं कर रहा है, कलरलेस है। बाकी जो हैं टिटानियम 3+, वैनेडियम 4+, बाकी जो हैं ये सब कलर शो कर रहे हैं डिफरेंट वेवलेंथ में। जौन सा कलर वो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट Zn2+। Zn2+ के केस में कलरलेस आया। क्यों आया? D10 कॉन्फ़िगरेशन है। D10 है मतलब क्या है? मैंने अभी बताया, D10 मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिट कैसे करेगा? डी के जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे डी ऑर्बिटल के जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑलरेडी पेयरिंग कर चुके हैं, तो ये ट्रांजिशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा है, तो ये कलरलेस है। ठीक है, तो कौन कौन सा कंपाउंड कलर शो करेगा, क्यों कलर शो करेगा और कौन सा कलर शो नहीं करेगा, ये सब हमें समझ में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है डी ब्लॉक एलिमेंट का वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटलिस्ट किसे कहेंगे हम? कैटलिस्ट का काम क्या है? एक रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन का स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है, क्या करेगा? रिएक्शन का स्पीड बढ़ाएगा। क्या करके? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। एक्टिवेशन एनर्जी, जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट से अगर वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होते टाइम एक हाई एनर्जी स्टेट में वो पास कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो कैटलिस्ट, इसका काम क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा। तो क्या होगा उसमें? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? वहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो कैटलिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करना। तो ट्रांजिशन मेटल में वो प्रॉपर्टीज़ है। ये क्या करेंगे? कोई भी मतलब किसी सिलेक्टिव रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये क्या करेंगे, कैटलिस्ट के हिसाब से कौन से रिएक्शन में यूज होते हैं, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, यहाँ पे यूज करेंगे हम, ठीक है। वैसे ही और एक क्या है, निकेल। निकेल को हम यूज करेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑयल का जो हाइड्रोजिनेशन करेंगे वहाँ पे किसी कैटलिस्ट के हिसाब से यूज करेंगे, निकेल। तो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, मैंगनीज भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। और एक जो सबसे जाना हुआ एक प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें फॉर्मेशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या फॉर्मेशन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उस रिएक्शन में वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 कैटलिस्ट के हिसाब से काम करता है, जो कि रिएक्शन को एनहांस करेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराएगा, SO2 से कन्वर्ट करेगा SO3 में, हेल्प करेगा। कौन सा कैटलिस्ट, V2O5 वैनेडियम। तो यहाँ पे कौन सा मेटल, डी ब्लॉक का कौन सा मेटल यूज हुआ, वैनेडियम। तो मैंगनीज, निकेल, वैनेडियम और भी कई सारे ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि यूज होते हैं वेरियस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट का, जो कि एनहांस करते हैं, एक रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टीज है ये है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है एक लार्ज कंपाउंड, मतलब जहाँ पे एक मेटल है, कई सारे लिगेंड हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये मेटल लिगेंड ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये हम डिटेल्स में किस में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स के बारे में ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में, इनको हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो डी ब्लॉक के जितने भी मेटल हैं जैसे Fe, कॉपर, प्लैटिनम और भी कई सारे बहुत सारे, ये जितने भी मेटल हैं ये क्या करेंगे, मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लिगेंड के साथ ये लोग अटैच होके क्या करते हैं, बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मेटल आयन बहुत सारे एनायन के साथ, मेटल कैटायन बहुत सारे एनायन के साथ बॉन्ड बनाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स के मैंने एग्जांपल दे रखे हैं और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी क्या है, एलॉय फॉर्मेशन। ये एलॉय क्या है, ये हमने सुना है, बहुत पहले भी सुना है। एलॉय क्या है, एलॉय क्या है, जब टू और मोर कंपाउंड को हम मिक्स करेंगे, एलिमेंट को मिक्स करेंगे, ठीक है। टू और मोर एलिमेंट को जब हम मिक्स करके कोई नया चीज़ बनाएं जिसका मतलब हमें यूज हो रहा है, ठीक है। और जो फॉर्मेशन होगा वो भी एक मेटल ही फॉर्मेशन होगा। टू और मोर एलिमेंट को जब हम कंबाइन करेंगे और एक नया चीज़ बनाएंगे तो वो भी क्या फॉर्मेशन होगा, एक मेटल ही फॉर्मेशन होगा, उसका भी मेटालिक प्रॉपर्टीज रहेगा, उसको हम एलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो एलॉय जो है वो कैसे बनता है, जब मेटल कॉम्प्लेक्स में, जैसे मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल में एक ही टाइप का मेटल है, ठीक है। जैसे निकेल है तो निकेल ही है उसमें, उसके अंदर मैंने क्या किया, मतलब कुछ और ही मेटल, ये एक टाइप का मेटल है ए, जैसे ये ब्लू वाला है ये एक ही टाइप का मेटल है, ये सब एक ही टाइप का मेटल है ए, ठीक है। और ये जो ये वाला है ये और एक मेटल है बी। तो मैंने ए का जो मेटल है उसके अंदर क्या किया है, बी का जो मेटल है उसको वहाँ पे मिक्स किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए मेटल के साथ मिक्स हुआ है बी मेटल और उन्होंने एक नया टाइप्स का मेटल बनाया सी। तो ये सी क्या है, ये एलॉय है, ठीक है। ये इनके इंटरस्टिशियल पोजीशन में क्या कर रहे हैं, ये इंसर्ट हुए हैं, ये जो बी के जो मेटल क्रिस्टल हैं, ठीक है। तो ये जो ए प्लस बी, ये मेटल के एक मेटल में दूसरे मेटल को मिक्स कराना, ये प्रोसेस क्या है, ये एलॉय फॉर्मेशन है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे एलॉय यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक, जब कॉपर मेटल के साथ हम जिंक के मेटल को ऐड करेंगे, ठीक है, कॉपर में अगर जिंक को ऐड करेंगे तो ब्रास बनेगा। तो ब्रास क्या है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सब ब्रास से बनते हैं, ठीक है।
तो कॉपर मेटल के साथ, अगर कॉपर के साथ हम जिंक को ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ब्रास मिलेगा। ठीक है, वैसे ही कॉपर के साथ अगर टीन को हम ऐड करेंगे, ठीक है, कॉपर के साथ अगर टीन को ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा ब्रोंज। ये ब्रोंज तो समझे सुना होगा, ब्रोंज का जो मेडल दिया जाता है। तो ब्रोंज का बहुत सारा मतलब यूटेंसिल यूज़ होता है, बहुत सारे जगह पे यूज होता है। मेन हम ब्रोंज को किस में यूज़ करते हैं? यूटेंसिल में, जैसे पूजा वूजा करते हैं, जो भी वो यूटेंसिल यूज़ होता है ज़्यादातर ब्रोंज के रहते हैं। ठीक है, तो कॉपर के साथ अगर जिंक को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्रोंज मिलेगा। तो ये सब डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट कॉपर, डी ब्लॉक ही एलिमेंट जिंक, ये दोनों ऐड होके एक नया टाइप का मेटेलिक प्रॉपर्टी है जिसका वो वाला कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मतलब है, फर्स्ट है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हमने किस में पढ़ा है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से हमने पढ़ा है। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करवाते हैं। K2Cr2O7 के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन कैसे होता है? ये दो K2Cr2O7 एंड KMnO4 के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 वो प्रिपेयर कैसे होता है, हम वो देखेंगे, वो प्रिपेयर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या कहा गया है। डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर फ्रॉम क्रोमेट। डाइक्रोमेट कहाँ से प्रिपेयर होगा? क्रोमेट में। which in turn are obtained by the fusion of chromite ore with sodium and potassium carbonate. सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट को अगर हम क्रोमाइट ओर के साथ ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा? डाइक्रोमेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये जो है ये क्या है? क्रोमेट ओर है। इसको हमने ऐड किया सोडियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ये एयर है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? सोडियम डाइक्रोमेट। क्या मिला हमें? सोडियम डाइक्रोमेट। सेकेंड का जो प्रोसेस है उसमें क्या कहा गया है? ये जो सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन मिला ये येलो कलर का है। ठीक है, तो ये येलो सॉल्यूशन क्या करेगा? एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे एसिडिक मीडियम में ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पे ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट विथ वाटर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? येलो सोडियम सॉल्यूशन, जो सोडियम क्रोमेट का जो येलो सॉल्यूशन है वो एसिडिक मीडियम में क्या बना रहा है? ऑरेंज कलर का सोडियम डाइक्रोमेट बना रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है हमें? सोडियम डाइक्रोमेट। Na2Cr2O7 उसके साथ वाटर। तो हमें क्या चाहिए? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट से हमें उसको कन्वर्ट करना है किसमें? पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो क्या करेंगे हम? 2 KCl जब लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 पोटेशियम जो यहाँ पे हैं ये K2 बनाएंगे, और यहाँ में ये जो 2 सोडियम है ये पोटेशियम की जगह पे आएंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पे? NaCl। सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो वहाँ पे हमें पोटेशियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। तो पोटेशियम क्लोराइड अगर लेंगे तो वहाँ पे K+ जो है 2 K+ वो यहाँ पे ऐड होगा और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएगा। और ये जो Cl- है ये Na जो 2 Na+ है उनके साथ ऐड करके यहाँ पे NaCl का सॉल्ट बनाएगा। तो ऐसे प्रिपेयर हुआ क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो हमारा प्रिपेयर हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन क्या है? CrO4 2- जो कि है येलो कलर। उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हुआ? ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे क्रोमेट आयन जो था ये येलो था, और यहाँ पे डाइक्रोमेट जो आयन है, डाइक्रोमेट आयन ये कौन से कलर का है? ये है ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो ये है डाइक्रोमेट आयन। यहाँ पे 2- अगर K2Cr2O7 करेंगे तो ये क्या आएगा? 2K+ प्लस Cr2O7 2- आएगा। तो ये है डाइक्रोमेट आयन 2- चार्ज, तो ये है वो 2- चार्ज। तो ये जो डाइक्रोमेट आयन का ये क्या है? स्ट्रक्चर है, जहाँ पे
जो 2 क्रोमियम हैं, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन ऐसे ब्रिज बनाए हैं दोनों मेटल के अंदर, और बाकी जो 3 ऑक्सीजन है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाए हैं। तो ये जो क्रोमियम ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है ये 163 pm है, और ये क्रोमियम और ये ब्रिज वाला जो ऑक्सीजन है ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 179 pm है। बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्रोमियम और ये 3 ऑक्सीजन इधर जो हैं ये वाले बॉन्ड लेंथ में कम है इससे, ठीक है। ये वाला बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, और बॉन्ड एंगल क्या है 126 डिग्री है। क्रोमियम ऑक्सीजन एंड क्रोमियम का ये जो बॉन्ड एंगल है ये 126 डिग्री का है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है कि डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, ये सब में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम देखेंगे किसके बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, जिसका फॉर्मूला क्या है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ये तो भाई हमने सबने मतलब देखा है ऑलरेडी लैब में, नहीं देखा है तो देखना पड़ेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है इसका, पर्पल कलर। KMnO4 का जो कलर है ये पर्पल कलर है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट कैसे प्रिपेयर होता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या देखेंगे, मैंगनीज डाइऑक्साइड से जब उसको हम एल्काली मेटल के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पे K2MnO4, ठीक है। डार्क ग्रीन कलर, ये क्या है, ये डार्क ग्रीन है। ये वाला जो फॉर्मेशन है ये K2MnO4 ये कौन सा कलर का है, डार्क ग्रीन कलर का फॉर्म होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर ये क्या है पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। जब हम परमैंगनेट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम मैंगनेट से परमैंगनेट में, ये कन्वर्ट होगा तो KMnO4 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे KMnO4 ये MnO4 माइनस है परमैंगनेट, ठीक है। तो पोटेशियम मैंगनेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट का अगर हम स्ट्रक्चर और कलर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये पर्पल इन कलर है, ठीक है, वायलेट पर्पल ये सब हम बोलते हैं, और ये वाला जो है ये डार्क ग्रीन है पोटेशियम मैंगनेट का, ठीक है। क्यों है ये कलर का जो डिफरेंस है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, मैंने अभी बताया कलर क्यों शो करते हैं, DD ट्रांजिशन, जितने ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से जोन से वेवलेंथ में कलर एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन मैंगनेट है पोटेशियम मैंगनेट, ये क्या है पैरामैग्नेटिक है, ग्रीन वाला, ठीक है। लेकिन परमैंगनेट क्या है, ये डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है पोटेशियम मैंगनेट, मैंगनेट जो है ये क्या है, ये मैंगनेट जो है ये क्या है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, क्या कहा मैंने पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मीन्स क्या है अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, और ये जो है ये है डायमैग्नेटिक जो कि क्या है रिफ्लेक्ट बाय द मैग्नेट, रिपेल बाय द मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा मैं किसमें मेटल में, ये हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के जान सकते हैं KMnO4। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन में होगा, ठीक है। तो D5 जो था 3D5 4s2 ये सारे ही इलेक्ट्रॉन चले गए, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये क्या आएगा डायमैग्नेटिक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी ये आया पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। और जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे नो मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेट के साथ उसका कोई अट्रैक्शन नहीं होगा तो रिपेल करेगा वो, जिसको हम डायमैग्नेटिक इन नेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे +7 ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालनी मैं, KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं यहाँ पे। तो पोटेशियम का जो चार्ज है ये +1 है, मैंगनीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं उसको x कंसिडर करते हैं, 4 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज क्या है -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x 1 + x -8 इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आया यहाँ पे +7, तो मैंगनीज का +7। इस हिसाब से हम ऑक्सीडेशन नंबर मैं ऑलरेडी निकालना बता चुकी हूँ,
और मैं इसको और डिटेल्स में किस में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इसको डिटेल्स में, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो KMnO4 है ये अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, ये जो I माइनस है ये कन्वर्ट होगा I2 में। जहाँ पे भी एसिडिक मीडियम दिया गया होगा तो ये MnO4 माइनस यहाँ पे Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम मतलब H+ ये सब देखेंगे हम। तो यहाँ पे I माइनस कन्वर्ट होगा I2 में, MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस में। यहाँ भी देखो MnO4 माइनस कन्वर्ट हुआ है Mn2 प्लस में, और यहाँ पे ये क्या Fe2 प्लस कन्वर्ट हुआ है Fe3 प्लस में। ठीक है, ग्रीन कलर से येलो कलर में कन्वर्ट हुआ है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में KMnO4 क्या करेगा, यहाँ पे क्या हुआ है ये सब ही देखना पड़ेगा। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आधा रिएक्शन देके आधा लिखना। तो Fe2 प्लस कन्वर्ट होगा Fe3 प्लस में, I माइनस कन्वर्ट होगा I2 एंड MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस Mn2 प्लस में। ठीक है, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में, अगर अल्कालाइन न्यूट्रल सॉल्यूशन में रिएक्शन देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा MnO2 में, और I माइनस कन्वर्ट होगा IO3 माइनस में। यहाँ पे I माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, IO3 माइनस में। वैसे ही MnO4 माइनस कन्वर्ट हुआ MnO2 में, MnO4 माइनस सब बनाएगा MnO2। जहाँ पे भी अगर मीडियम न्यूट्रल है या मीडियम अल्कालाइन है, ठीक है, SO2O3 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2 माइनस में। तो यहाँ पे हमें इतना ही, ये सब रिएक्शन हम याद नहीं कर सकते, यहाँ पे इतना ही याद रखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट जो है वो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा है और अल्कालाइन न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे F log एलिमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये 2 वीडियो देख सकते हैं, और जो भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।